हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पार्ट ए है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, सो जिन भी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्ज़ाम होने वाला है उन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वे इस वीडियो को अच्छे से देखें। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ही अपने एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को देने के लिए बैठिएगा। ओके, जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आप स्किप किसी भी कीमत पे मत करिएगा। क्लियर? अब देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स। ओके, और उसका क्या है पार्ट ए, जिसका क्या नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? अब देखिए जो आपका फिजिक्स है इसका एक पार्ट और है पार्ट बी करके, जिसका नाम है मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो मॉडर्न ऑप्टिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, आज फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया कि इस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीनियर चार्ज कंडक्टिंग वायर। ठीक, कह रहा कि कोई लीनियर चार्ज कंडक्टिंग वायर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करिए एक्सप्रेशन निकालिए। क्लियर? तो ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या आपका गॉस लॉ। ठीक, गॉस लॉ का क्या इसका प्रूफ, स्टेटमेंट प्रूफ और क्या इसका एप्लीकेशन। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए एक डेमो के लिए क्वेश्चन मैं इसमें लिखा हूँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक, ऐसे पूछता है स्टेट एंड प्रूफ द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, यहाँ पे ख़त्म। फिर कहेगा यूजिंग दिस लॉ, मतलब इस गॉस लॉ को यूज करते हुए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉइंट ऑफ चार्ज स्फीयर। ठीक, क्लियर? तो ऐसे क्या करेगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्लियर है ना। इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है। तो लिखा जाता है स्टेट द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक, यहाँ पे आप ऐसे बढ़ा सकते हैं स्टेट एंड प्रूफ, ऐसे कर सकते हैं स्टेट एंड प्रूफ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक, क्लियर? चाहे स्टेट करें चाहे ऐसे लिखे, दोनों चीज़ क्या है बराबर है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग दो क्वेश्चन देखें। आगे आने वाले सेशन में भी हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो गॉस लॉ को आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। क्लियर? उसके स्टेटमेंट को, उसके डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म को, उसके एप्लीकेशन को, कैसे वो प्रूफ होगा, सब कुछ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर? देखो स्टूडेंट, पिछला सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखेंगे। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपके एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसको बता देता हूँ। ठीक, जिन यूनिवर्सिटी में पीछे के सेमेस्टर में, मतलब पहले और दूसरे सेमेस्टर में रिटन एग्ज़ाम हुआ होगा उन बच्चों को तो उनका एग्जामिनेशन पैटर्न पता होगा, लेकिन जिन यूनिवर्सिटी में इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न रिटन हुआ है उनके लिए ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका पेपर होगा रिटन एग्ज़ाम का वो 3 सेक्शन में बटा होगा। ठीक, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। क्लियर? सेक्शन ए जो होगा इसमें वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, मतलब उनका 50 से 100 शब्दों में क्या करना होगा आंसर देना होगा। किसी यूनिवर्सिटी में 50 वर्ड में देना रहता है, किसी में 100 रहता है। ठीक, और जो सेक्शन बी होगा इसमें क्या होंगे आपके शार्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, और जो सेक्शन सी होगा इसमें आपके क्या होंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक, सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन आपको करने होंगे। अधिकतर यूनिवर्सिटी में जो सेक्शन ए होता है ये क्या होता है कंपलसरी होता है, इसके हर एक क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक, और जो सेक्शन बी होता है इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें 6 में से 4 करना होता है, और जो सेक्शन सी होता है इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4 में से 2 करना होता है। ठीक, अभी जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ये आपका अवध यूनिवर्सिटी का पैटर्न है। वहाँ पे एग्जाम कैसे हो रहा है, वहाँ पर जो सेक्शन ए है इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर के, तो यहाँ से क्या हो गया आपका 30 मार्क्स हो गया। ठीक, अब जो सेक्शन बी है इसमें क्या आपके 6 क्वेश्चन है, 6 में से 4 करना है, और 6 में से 4 करना है, हर एक क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, तो यहाँ से 24 नंबर हो गया। क्लियर? सेक्शन बी से। अब जो सेक्शन सी है ये लॉन्ग टाइप है, यहाँ 4 क्वेश्चन है और 4 में से 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन क्या होते हैं 10.5 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो गया 21 मार्क्स यहाँ से हो गया। ठीक, तो ये देखिए यहाँ से आपका 30 और 24 कितना हो गया 54, और 21 क्या हो गया आपका 75 नंबर। ठीक,
इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न जो रिटेन एग्जाम का है वो रहने वाला है। ठीक, अधिकतर यूनिवर्सिटी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। इस बार DDU में भी रिटेन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो अभी पैटर्न डिसाइड नहीं हुआ है, जैसे डिसाइड होगा आपको बता दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा। ठीक, इस r थीटा के टर्म में r थीटा के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड आउट करना है, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। ठीक, ये क्वेश्चन और साथ ही साथ इसके डाइपोल के और भी केस वगैरह आप पढ़े होंगे। ठीक, उसको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जितने भी केस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। ठीक, अगर आपको लगता होगा कि सर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके वीडियो मतलब जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इसको नोट सहित आपको पूरा एकदम पढ़ा दिया जाएगा। क्लियर, वहाँ से आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोलराइजेशन क्रिएटेड इन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। कह रहा है पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या डिफरेंट टाइप के पोलराइजेशन क्रिएट होते हैं, उसको क्या करिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, फिर देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक, क्लियर। इसमें क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना है। क्लियर। अब देखिए फिर बायोट-सेवर्ट लॉ भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। शॉर्ट टाइम में स्टेट बायोट-सेवर्ट लॉ करके पूछ सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसके एक्सिस पे। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। ओके। अब देखिए 8th नंबर क्वेश्चन करा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक, मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो है उस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे वाला लाइन जो है वो कट रहा है, इसको मैं बोलूँगा, आप नोट कर लीजिएगा। क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आगे लिखा है ऑब्टेन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म को क्या करना है, ऑब्टेन करना है। यहाँ नीचे जो लाइन कटा है वो क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 9 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए, आगे कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद वीडियो को फिनिश कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, पिछले सेशन में हम लोग क्वेश्चन 9 तक देख चुके थे, अब आगे हम लोग क्वेश्चन 10 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहा कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड। ठीक, so that the intensity at ends of the solenoid is half of that in middle। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, क्लियर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा कि डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ठीक, ये भी कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देता है डिफाइन करने के लिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करते हुए। उसके लिए आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ की जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी इसको ही पूछ देता है कि स्टेट द एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा कि सो दैट मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या इसी को ऐसे ही पूछता है स्टेट्स मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम स्टेट्स मैक्सवेल इक्वेशंस एक्सप्लेनिंग द वेरियस सिंबल। ठीक, मैक्सवेल इक्वेशन आपको बताना होगा, जो जो सिंबल हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए, और साथ ही साथ क्या करना है, वेरियस सिंबल इन्वॉल्व। ठीक, साथ साथ बताना आपको व्हाट इज देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसको भी आपको बताना होगा। ओके, क्लियर। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करते रहिए, इन क्वेश्चन को मैं अपलोड करते रहूँगा। ओके, अब आगे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको मैं बता के वीडियो फिनिश कर दूँगा। देखिए स्टूडेंट, अब जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट पर या पॉइंटिंग वेक्टर पर क्या करिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए। ओके, इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, और ये क्या आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा गया कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ
electromagnetic wave in free space so that these waves are transverse and propagate with velocity of light। क्लियर, शो करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है और वो वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट से क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। क्लियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। क्लियर, इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिए। अगर आप ये 15 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। अभी मैं जो पार्ट बी है उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक, तो जो पेपर होगा वो तो ए बी दोनों को मिला के होगा, तो नो डाउट जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से 99.99% क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल्स करके लिखा हूँ, तो कभी कभी जो वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन रहता है ना उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछ देता है। ठीक, किसके ऊपर न्यूमेरिकल, सोलेनॉइड के ऊपर न्यूमेरिकल, या जो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो चैप्टर है इसमें एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, इसको कभी कभी क्या करता है एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स पे भी एक वीडियो बना के न्यूमेरिकल को भी मैं सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन बताए गए हैं इनका आपको नोट्स चाहिए, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा और वीडियो से ही आप अपने नोट्स को भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।